Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. In the previous lecture, we have discussed about EOQ with so many practical problems, and now we will discuss about store ledger account with FIFO method. Okay, तो चलिए ये क्या होता है हम समझते हैं. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए सबसे पहले उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, आप ये जानते हैं. ओके, वो क्या करती है कि सबसे पहले एक सर्टेन पीरियड के लिए मार्केट से एक सप्लायर के थ्रू अपने कुछ भी टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए, एक हफ्ते के लिए जैसा उसका प्रोडक्शन पैटर्न रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो एक महीने के लिए, अगले एक हफ्ते के लिए बहुत सारा ला के यहाँ पे अपने वेयर हाउस में रॉ मटेरियल रख लेती है. और जैसे जैसे उसे रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में प्रोडक्शन की, वो वहाँ से लेती है और यहाँ पे ला के अपना प्रोडक्शन करती रहती है. इस बीच में क्या होता रहता है कि यहाँ से स्टोर से, वेयर हाउस से सामान यहाँ पे रॉ मटेरियल आता रहता है, और साथ ही साथ जब यहाँ पे कम पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सप्लायर से मंगवाते रहते हैं. ठीक है, कई बार आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि फैक्ट्री में सपोज रिक्वायर्ड था सिर्फ 80 kg ऑफ रॉ मटेरियल की, लेकिन वो लाए थे यहाँ से 100 kg. उस टाइम में ये क्या करेंगे, 20 kg फर्दर यहाँ से रिटर्न करके अपने वेयर हाउस में रखवा देंगे. ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता, सिर्फ एक स्टोर कीपर होता है, वो स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन करता है, दैट्स इट. ठीक है, तो ये जो होता है स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन करने के हमारे CMA इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं. ठीक है, जैसे कुछ फेमस मेथड हैं, कुछ 3-4 जो सबके में, जैसे कि आप अगर BCom के स्टूडेंट हैं, आप CA के स्टूडेंट हैं, CMA स्टूडेंट हैं, CS हैं, ठीक है, तो सब में ये सब आते ही रहते हैं. जैसे FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ये 4 जो हैं ये हमेशा सब में आते रहते हैं. ठीक है, और बाकी जो CMA इंटर की स्टडी मटेरियल है इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, और साथ ही साथ सब पे कोई ना कोई एक 2 क्वेश्चंस बेस्ड हैं. ठीक है, आज सिर्फ हम FIFO मेथड के बारे में बात करेंगे और साथ ही 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे. ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने FIFO मेथड की तरफ चलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ये कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टोर में एक स्टोर कीपर होता है जो स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन करता रहता है. अच्छा, वो क्या मेंटेन करेगा, सिर्फ 3 बातें. अच्छा, वो 3 बातें क्या होंगी कि वो कितना रिसीव करता है, उसके पास कितने रिसीव होते हैं रॉ मटेरियल्स, कहाँ से, मार्केट से. वो दूसरी चीज़ है वो कितना इशू कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और तीसरा उसके पास कितना बैलेंस बच जाता है. बस इन 3 ही चीज़ों की क्वांटिटी, प्राइस क्या थी और इसका अमाउंट क्या होगा, वो मेंटेन करेगा. अच्छा, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक्चुअली में हमें आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर में क्या आएगा, आंसर में कुछ नहीं, बस ये क्लोजिंग बैलेंस हमें बताना होता है कि चलो ये जो भी एक टाइम पीरियड में, 1 महीने में, 2 महीने के आपके पास डेटा रहेंगे, उन सब में कितना आया वेयर हाउस को, और इसने कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, और एट द एंड इसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया, वो हमें 3 फॉर्म में बताना होता है. क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस क्या है पर यूनिट या पर टन पर केजी जैसे भी दिया रहेगा, और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बचती है. ठीक है, बस हमें इतना बचाना होता है, बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल है. ओके, तो आइए हम पहला मेथड शुरू करते हैं, FIFO. देखिए FIFO में क्या होता है, जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो रॉ मटेरियल हम मार्केट से पहले मंगाएंगे वही सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. अच्छा, ऐसा क्यों होता है, मतलब मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जो पहले आया वही इधर इशू हो सकता है कि हमने जो बाद में मंगाया हो उसे भी क्यों ना इशू कर दें, क्योंकि एक ही तरह का यहाँ पे, एक ही तरह का रॉ मटेरियल जब किसी प्रोडक्ट में यूज़ होना है तो जो पहले आया वही क्यों यूज़ करें, जो बाद में आया वो क्यों ना यूज़ करें. देखिए ये क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस ना वेरी करते रहते हैं. जब आया था हो सकता है कि वो लोअर प्राइस पे हो, जब दूसरा बार आएगा, जब दूसरे शिफ्ट में हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे वो किसी हायर प्राइस पे हो, या फिर जैसे भी हो. ठीक है, तो सब लोग ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग फॉलो करते हैं. हम इतना डीप में नहीं जाना, बस हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आंसर कर पाएँ उतना हम सीखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं क्या रीड करूँ, आप खुद ही रीड कर लीजिएगा. ओके,
कुछ ये लॉसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाता है, हम पढ़ते नहीं है तो हमें समझ में भी नहीं आता। देखिए आप जानते होंगे कि लॉसेस एक्चुअली हमारे शॉर्टेज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक नॉर्मल और दूसरी एबनॉर्मल। जब नॉर्मल लॉसेज हो जाए तो हमारी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, और जब अबनॉर्मल लॉसेज होंगे तो उसकी हमारी अकाउंटिंग क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एक्चुअली लॉसेस किस प्रकार के हुए हैं। अच्छा, ये कौन सी लॉसेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ हमने रॉ मटेरियल मंगवाए मार्केट से और उसे अपने वेयर हाउस में रखा, और यहाँ से किसी भी रीज़न से वो शॉर्टेज हो गई, लॉस हो गया उसका, तो उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें, क्योंकि पैसे लगे थे उसमें। ठीक है, आप ऐसे समझें कि नॉर्मल लॉस किसे मानेंगे और एबनॉर्मल लॉस किसे मानेंगे। हो सकता है आपने कोई ऐसा रॉ मटेरियल मंगवाया होगा जो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, जो लिक्विड के फॉर्म में आया है, कई बार आपने मंगाया सपोज 100 लीटर आपने मंगवाया, रखे रखे टाइम के साथ वो इवोपरेट हो जाता है, कई बार 1-2 लीटर वो कम हो गया, तो वो किस प्रकार के हमारे लॉसेस हुए। ऐसे लॉसेस को हम नॉर्मल लॉस माने, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, वो हो गया तो हो गया, तो ऐसे लॉसेस हमारे नॉर्मल लॉस कहलाते हैं। और जो भी लॉस अगर नॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका बर्डन जो होता है वो हम कस्टमर पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, कैसे शिफ्ट कर देंगे? सपोज़ कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो 100 यूनिट टोटल बनना था, लेकिन अभी वो 98 यूनिट बना, 2 यूनिट का तो हमारा लॉस हो गया, रॉ मटेरियल ही लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे गुड प्रोडक्ट हैं 98 यूनिट्स, वो जितने 2 यूनिट का हमारा लॉस हो गया, उनकी जो बर्डन है इसी 98 में हम शिफ्ट कर देंगे। होगा क्या, प्राइस सपोज पहले 10 रुपये पर यूनिट थी, अब वो 10.5 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। हम वो जो भी लॉसेस हैं इसमें शिफ्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये लॉसेस कस्टमर बेयर करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा नॉर्मल लॉसेस की बात हो गई। एबनॉर्मल लॉसेस क्या हैं? एबनॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस हैं जो कहीं ना कहीं हम रोक सकते थे और हम नहीं रोक पाए, हमारी गलती से वो लॉस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने वेयर हाउस में रॉ मटेरियल मंगवाया था और वहाँ आग लग गई, वहाँ चोरी हो गया। अच्छा, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? कहीं ना कहीं हमने प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर कोई चीज़ें जल जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, ऐसे ही तो नहीं जल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ हमने मिसिंग छोड़ा था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। अच्छा, चोरी हो गया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड सही नहीं रहे होंगे, ठीक है, चाहे हमने रखा ही नहीं होगा, इसकी वजह से वहाँ से चोरी हो गया। ऐसे लॉसेस आप कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते, कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस खुद ही बेयर करने होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसको लॉस हो गया, वो अपने P&L अकाउंट में, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में उसको डेबिट करके अपना लॉस दिखा देगा। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें हमें नहीं यहाँ पे करना, हमें स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन करना है। और फिलहाल हमारा पूरा का पूरा फोकस फीफो मेथड पे होना चाहिए कि फीफो मेथड से हम कैसे आंसर करते हैं। आइए, मेरे पास CMA इंटर की एक मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, इससे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ आप इसकी ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, आइए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये कुछ डेटा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, 3 ही बातें तो होंगी। कुछ होगा हमने सप्लायर से खरीद, अच्छा हो सकता है कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से बचा हो, उसे हम ओपनिंग स्टॉक के कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद मार्केट से हम कई बार खरीदते होंगे, मतलब रिसीव हमें होता होगा, और वहाँ से स्टोर लेजर से हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देते होंगे। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा हमारे पास कितना बैलेंस रह गया होगा, बस इतनी से इसमें करनी है। आप एक बार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बुक्स को हटा के इसे आंसर करना शुरू करूँ। ओके, आइए, आई होप आपने ले लिया होगा। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग आपका टाइम सेव हो उसके लिए पहले से ही कर रखी है। ठीक है, आप भी ऐसा ही फॉर्मेट एक खूबसूरत फॉर्म में तैयार कर लें ताकि आपको जब भी आप आंसर करें आपको करने में आसानी हो। ओके, देखिए, एक सेकेंड।
देखिए कुछ बच्चे अब कहते हैं कि जी हमें कई बार फॉर्मेटिंग करने में दिक्कत आती है, सही हम फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी बातें भूल जाइए। आपको एक पहले डेट का कॉलम बना लेना है। ठीक है, आपने एक डेट का कॉलम बना लिया, अब आप इसे भूल जाइए। उसके बाद जितनी भी आपकी कॉपी में स्पेस है, ठीक है, उससे आप 3 कॉलम बना लें। मेन कॉलम 3 कॉलम किस चीज़ का हो गया ये? पहला रिसिप्ट का, दूसरा इशू का और तीसरा बैलेंस का। यही 3 चीज़ें तो हमें जाननी है। ठीक है, फर्दर इस तीनों कॉलम में अब 3-3 कॉलम बना लें। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट एंड क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये तो खैर आपको आता ही होगा। चलिए हम एक एक करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं और आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट क्या है? एक सेकेंड। डेट हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है 2016 की, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा 2016। 1 मार्च को हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे ऐसे डेट डाल लीजिए, मार्च 1। यहाँ पे हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं। बैलेंसेस को हम बैलेंस वाले कॉलम में शो कर लेंगे। कितने हैं जी हमारे पास? 500 टन्स हमारे पास क्वांटिटी है, जिसकी प्राइस पर टन 200 है। ये टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया? 1 लाख। ओके, चलिए उसके बाद अगली डेट को हमारा क्या हुआ है? 3 मार्च है। 3 मार्च को इशू हमने कर दिया फर्दर 70 टन्स का। तो हमारे पास 500 टन है, हम 70 टन हमने क्या कर दिया यहाँ पे? इशू कर दिया। तो क्वांटिटी में 70 टन, और जबकि हमने इसी में से इशू किया है जिसकी प्राइस पर टन 200 की है, तो ये हमारा अमाउंट कितना हो गया? 14,000। अच्छा, ये जो हम कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं अभी कोई मेथड पे डिपेंड नहीं करता। जब मेथड आएगा लगाना तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बस बेसिक बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, मार्च 3 भी हमारा हो गया। उसके बाद 4 मार्च को क्या हुआ है? फर्दर हमने 100 टन्स इशू करे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 मार्च और यहाँ पे इशू कर देंगे 100 टन्स। अभी भी हमारे पास वही रेट रहेगा 200 का, और ये हमारा प्राइस कितना हो गया? 20,000। अच्छा एक सेकेंड, ज़रा हम अभी साथ ही साथ बैलेंस भी करते चलते हैं। पहले हमारे पास 500 टन था, जिसमें से हमने 70 इशू कर दिया, तो मेरे पास कितने बच गए? 430 टन्स। प्राइस हमारी 200 की ही है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 430 इंटू 200 इक्वल्स टू 86,000। ओके, फर्दर हमने इस 430 में से क्या करा? 100 टन फर्दर इशू कर दिया। हम यहाँ से माइनस कर देंगे अगर 100, तो कितना हमारे पास बचा? 330 हमारे पास बच गए। इसका भी हमारा प्राइस 200 का ही है, तो ये 330 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 66,000। ओके, अभी हमारे पास इतना बैलेंस बच गया। ठीक है, अच्छा आगे हमने क्या किया है? 4 तारीख तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 5 को फर्दर इशू हुआ है। 5 मार्च को कितना इशू हुआ है? 80 टन्स। कोई नहीं, 80 टन्स अभी भी हमारे पास 200 का ही रेट है, और हमने इसको इशू कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा? 330 पहले से था, जिसमें से 80 टन्स हमने इशू कर दी। अब हमारे पास 250 टन ये बच जाएगा, और रेट तो आप जानते ही हैं 200 का है। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 50,000 या 50,000। ये 50,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अभी तक हमने इसमें कोई मेथड नहीं लगाया, ना फीफो लगाया ना लीफो लगाया। बस हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आती गई। पहले हमारे पास इतना बैलेंस था, उसमें से हमने इतने इशू कर दिए। ओके, आगे देखते हैं। आगे 38 मार्च को हमने रिसीव किया है 200 टन्स। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। सबसे पहले तो मैं इस बैलेंस को एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ कि मेरे पास एट प्रेजेंट एक ही 250 टन्स बचे हैं, जिसकी प्राइस है मेरे पास पर टन 200, और ये टोटल 50,000 का है। ओके, मैंने क्या किया? फर्दर 38 को रिसीव किया है, मैं यहाँ पे कर लूँगा
30 मार्च को मैंने रिसीव किया है रिसिप्ट वाले कॉलम में। अच्छा, आप क्या करेंगे, जो भी रिसिप्ट हो रहा है चाहे जैसे भी हो उसे ऐड कर दीजिएगा, और आपने जैसे भी इशू करा हो उसे माइनस कर दीजिएगा, बस। बाकी जो बचा वो तो बैलेंस है ही। ओके, 30 को आपने 200 टन रिसीव किया है, क्वांटिटी 200, जिसका रेट क्या है पर टन, ये 190 रुपीज़ की है पर टन, 190 की। ये प्राइस कितना हो गया, 38,000। ओके, 38,000 का हमने कर लिया। चलिए इसे जी हम अपनी बैलेंस में दिखा देते हैं कि फर्दर पहले से तो हमारे पास 250 का पड़ा था, 250 टन्स पड़े हैं, अब हमारे पास और 200 टन्स हो गए। इसकी प्राइस 190 पर टन है और प्राइस इसकी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 38,000। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, 30 के बाद हम क्या कर रहे हैं, 40 को कोई डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो उसका नाम ए दे रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हमसे ले तो गया था, उसे 15 टन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसकी रिक्वायरमेंट मीट आउट हो गई, जितना बच गया उसने फर्दर हमें क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। ओके, तो मेरे पास कहीं ना कहीं आ रही है ना, चाहे कैसे भी आए, रिटर्न होके ही आए, हो तो रिसिप्ट रहा है, मैं रिसिप्ट वाले कॉलम में उसे दिखा दूंगा। उससे पहले ज़रा मैं क्लोजिंग बैलेंसेस अपने दिखा लेता हूँ। 250 ये सबसे पहले के पड़े हैं, जिसकी प्राइस मेरे पास 200 पर टन है, जो कि 50,000 का हो जाएगा। फर्दर हमने क्या किया, 200 मेरे पास और आया है, इसका रेट 190 का है, और ये 38। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ फर्दर, 40 को रिटर्न होके मेरे पास आया है, ठीक है। 40 मार्च को जो डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, उसने 15 टन मुझे क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। अच्छा, रिटर्न कर दिया, उसका रेट क्या होगा, अब तक तो हम इशू कर रहे थे कितने पे, 200 पे, तो रिटर्न भी किया होगा तो 200 पे ले गया था और 200 पे। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं एक बार कि जब हमें ये गिवन है रिटर्न हुआ है तो रिटर्न का प्राइस गिवन नहीं रहता। फीफो मेथड में हम क्या करेंगे, जिस प्राइस को वो गया होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब रिटर्न कर रहा है, हम उसी प्राइस को कंसीडर करेंगे, चाहे वो 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हमें मिला हो, चाहे कितने दिन भी बाद मिला हो, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 15 3,000। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ बैलेंस कि मेरे पास और 15 टन आ गए, चाहे रिटर्न होके ही क्यों ना है। 200 पर टन इसकी प्राइस है, जो कि 3,000 का हो गया। अब मेरे पास इतने सारे बैलेंसेस हो गए। ओके, हम अगली डेट को देखते हैं। 40 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है 60 को, 16 तारीख को, 60 को इन्होंने क्या किया है, इशू कर रहे हैं 180 टन्स। ओके, हम रिसिप्ट वाले कॉलम में नहीं, इशू वाले कॉलम में यहाँ पे दिखा देंगे इन्होंने कितना इशू कर दिया फर्दर, 180 टन। अब ये जो 180 टन किया, अब पहली बार हमें ज़रूरत पड़ी फीफो मेथड की। जो ये 180 टन हम इशू कर रहे हैं वो किसको करें, इसमें से करें, इसमें से करें, इसमें से करें। फीफो जो पहले आया था, पहले तो हमारे पास ये चला आ रहा है ना, हम इसमें से 180 टन इशू कर देंगे, ठीक है। तो 250 पहले से मेरे पास पड़ा है, उसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से 180 मैंने इशू कर दिया, प्राइस इसकी 200 पर टन है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्राइस, 36,000। अब आप मेरी एक बात याद रखें कि आपने जैसे ही इसको इशू किया, सबसे पहले इसमें से आप घटा के यहाँ रख दें, अदरवाइज़ कई बार हमारा माइंड स्लिप कर जाता है और हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। 250 में से जब मैं 180 घटा दूंगा तो मेरे पास 70 यूनिट्स बच जाएंगे। प्राइस इसमें से क्या है, 200, अमाउंट क्या हो जाएगा इसकी, 14,000। ओके, रिमेनिंग में एज इट इज़ रखता हूँ क्योंकि इसको तो मैंने टच भी नहीं किया। ये 200 अपनी जगह पे एज इट इज़ है, जिसकी प्राइस 190 पर यूनिट है, और ये टोटल कितना हो गया, 38,000। ओके, अब यहाँ पे ये भी हमारे पास 15 एज इट इज़ रह गया, इसका तो यूज़ ही नहीं किया हमने, 200 और ये 3,000। ये मेरे पास बैलेंसेस, देखिए आप बैलेंसेस को आपको ऐसे ही कॉपी करना है, बार बार ज़रूर होगा लेकिन आप करते रहिएगा,
ठीक है, फर्दर हम अगली डेट को चलते हैं। अगली डेट को मेरे को क्या हो रहा है, 16 तक मैंने कंप्लीट किया, 28 को हो रहा है रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 240 टन्स एट द रेट 195। ओके, फर्दर मैंने रिसीव कर लिया ना। ओके, 28 को सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया गलत। 28 को डेट वाली कॉलम मेरी ये है, मैंने रिसीव किया है 240 टन्स। ये रिसीव वाले कॉलम में मैं दिखा लूँगा यहाँ पे 240 टन, और इसकी प्राइस क्या है 195। कितना हो गया ये 240 इंटू 195, 46,800। 46,800। ओके, चलिए हम एक बार फिर से क्या करेंगे, अपने बैलेंसेस को कॉपी कर लेंगे जल्दी जल्दी। ये मेरा 70 पहले मेरे पास पड़ा था 200 के रेट से 14,000। उसके बाद फर्दर मेरे पास 200 आए 190 के रेट से 38,000। फिर मेरे पास 15 रिटर्न होके आए 200 के रेट से 3,000। और उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 240 रिसीव किया फर्दर सप्लायर से 240 195 के रेट से, जो कि 46,800 का है। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, 28 तक हमारा हो गया। 24 को हमने इशू किया है 300 टन। 24 को इशू किया है हमने 300 टन। अब देखिए आपको ना यहाँ पे अच्छे से समझना होगा, इशू किया है 300 टन। देखिए 300 टन तो इशू किया है, लेकिन फीफो मेथड कहता है कि इस सीरीज़ में करो, जो फर्स्ट आया था उसे ही फर्स्ट आउट करो आप। तो पहले तो मैं इस 70 को क्या कर दूंगा, इशू कर दूंगा। ओके, इस 70 को मैंने इशू कर दिया। इसका रेट क्या था 200 का, और ये टोटल कितने हो गए 14,000। अच्छा, मुझे टोटल 300 टन से इशू करने हैं, तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया, ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। 200 टन ये वाला भी मैंने इशू कर दिया, और इसका रेट क्या है 190। कितना हो गया 38,000। अभी भी मैंने टोटल कितना इशू किया 270। मेरे को अभी भी 30 यूनिट इशू करने को रह गए। 15 मैं ये वाला भी इशू कर दूंगा। इसका क्या था रेट 200, जो कि 3000 हो गया। अब बैलेंस कितना रह गया मुझे इशू करने को, जो मैं 240 में से करूँगा। ठीक है, 70 200 15 85 हो गया, 285 हो गया। मुझे अभी भी 15 यूनिट्स रह गए इशू करने को, मीन्स 15 टन्स। ये 15 टन्स मैंने 240 वाले में से इशू करूँगा। इसका रेट 195 है, 195 इसका रेट है। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 195 2925। ओके, इसमें से 240 में से 15 मैंने इशू कर दिया, यही मेरे पास अब बैलेंस रह गया। बाकी ये रिमेनिंग 3 तो ख़त्म ही हो गए। तो ये कितना बच गया मेरे पास 225। ये 225 195 के रेट से मेरे पास रह गया, और जिसकी प्राइस क्या हो जाएगी 225 इंटू 195 43,850। now okay 43,875। ओके, तो ये हमने अच्छे से कर लिया। फर्दर हम चलते हैं अगली डेट को। 24 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। 24 तक हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम बैलेंस को नीचे कॉपी कर लेते हैं, कि हो सकता है बाद में कुछ और करना हो। तो 225 मेरे को रह गया 195 के प्राइस से। टोटल अमाउंट मेरे पास 43,875 अमाउंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगली डेट को हमने क्या करा है। 24 तक हमारे कंप्लीट। 25 को हम रिसीव फ्रॉम सप्लायर 320 टन्स। 320 टन हमने फर्दर क्या किया है, रिसीव किया है। डेट क्या हो गया 25 तारीख को हमने 320 रिसीव किया है। रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे
320 और इसका रेट क्या है 200 टन। प्राइस क्या इसका हो जाएगा 64,000। ओके, हम क्या करेंगे इसको भी अपनी क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे कि पहले से मेरे पास 225 टन तो पड़े हैं, 320 टन फिर मेरे को आ गए जिसका रेट 200 का है और ये टोटल कितना हो गया 64,000 का। बस इतना सिंपल है ये। आगे हम क्या करेंगे एक बार देख लें क्या हो रहा है। 25 के बाद हमने देखा 26 को इशू कर रहे हैं, 26 को हम इशू कर रहे हैं, कर देते हैं। ओके, 26 को हम इशू कर रहे हैं कितना टन 115 टन। हमने देखा इशू वाली हमारी ये बीच वाली कॉलम है, आपको विजिबल हो रहा हूँ। ओके, ये हमारी है, हम इसमें क्या कर देंगे 26 को इशू कर देंगे 115 टन। अच्छा, जब इशू करेंगे तो हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहले वाली प्राइस ये है, पहले इसी में से 225 में से 115 हम इशू कर देंगे। ये 195 का रेट है, कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 195 22,425 सही तो है ना कैलकुलेटर 195 22,425। ओके, तो ये हमने इतना इसमें से इशू कर दिया। आपने जैसे ही इतना इशू कर दिया आप सबसे पहले इसकी क्लोजिंग बैलेंस लिख दें। 225 में से 115 जब हमने क्या कर दिया इशू कर दिया तो हमारे पास कितना बचा होगा 110, 110 यूनिट हमारे पास बच गई या टन आप कह लीजिए। प्राइस मेरी वही रहेगी 195 की और इसका प्राइस कितना हो जाएगा अमाउंट 110 195 21450 21450। ओके, इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं, ये मेरा 320 टन एज इट इज़ रह जाएगा जिसकी प्राइस 200 की है 64,000। ओके, अब हम अगली डेट को देखते हैं हमने क्या किया है। 27 को फिर डिपार्टमेंट बी ने जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 35 टन हमें रिटर्न कर दिया। चलो जी, कैसे भी कर दिया, आया तो मेरे पास ही, मैं उसे अपने रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे अपने बैलेंसेस एक बार फर्दर दिखा लेता हूँ। 110 195 के रेट पे 21450, उसके बाद 320 है मेरे पास 200 के रेट से 64,000। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ 27 को रिटर्न कर रहा है मुझे डिपार्टमेंट बी 35 यूनिट मतलब टन्स। तो इसकी प्राइस क्या होगी, लास्ट इशू हमने कितने में किया था 195 में, तो ये वाली 195 हम यहाँ पे दिखा लेंगे। कितना प्राइस आ गया ये 6825। ओके, मेरे पास फर्दर और इतना आ गया, मैं भी इसको ऐड कर लूँगा अपने बैलेंसेस में कि 35 यूनिट फर्दर आ गए 195 के रेट पे, इसका अमाउंट हो गया 6,825। ओके, इतने मेरे पास बैलेंसेस रह गए। आगे मैं देखता हूँ, ये मेरा लास्ट इन्फॉर्मेशन है। 28 को मैंने फिर रिसीव किया है सप्लायर से 100 टन। कोई बात नहीं, मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पे 28 को मैंने रिसीव किया है 100 टन्स जिसकी प्राइस है 200 पर टन। कितना हो जाएगा 20,000। ओके, इसे मैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस में दिखा लूँगा। उससे पहले मैं बाकियों को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। बस इसमें यही है, करना कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट करते रहो। 110 पड़े थे मेरे पास 195 के रेट पे जो कि 21,450 का है। फर्दर मेरे पास 320 200 के रेट से जो कि 64,000 का है। और उसके बाद 35 जो रिटर्न होके आया था जिसका जब मैंने इशू किया था रेट था 195, इस 6825 हो गया। ओके, और अभी मेरे को 100 यूनिट सप्लायर ने भेजा जो कि मैंने रिसीव किया। ये 100 टन्स आ गए 200 के रेट पे
जो कि ये 20,000 का हो गया। अच्छा, तो यही मेरा आंसर, ये जो मेरे पास निकल के आए मेरे यही आंसर हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही मेरी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। आपको यही बताना होगा कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनकी क्वांटिटी आपको कितनी है, प्राइस उसके कितने हैं और टोटल अमाउंट कितने का है जो आपके पास स्टोर में अभी भी बच रहा है। बस इतने ही आपको बताने होते हैं फीफो मेथड में। आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी आपको फीफो से रिलेटेड, फीफो मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, मैं 100% उसे आंसर करूँगा। ठीक है। और बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बस आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि फीफो हो गया, मैं लीफो और ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये दोनों को डिस्कस करूँगा। ओके, बने रहें आप मेरे साथ और देखते रहें। ओके, बाय, टेक केयर।